सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में लमितीय अभ्यास 2026 ये भारत और किस देश के बीच हुआ। तो आंसर होगा सेशल्स। अभ्यास का नाम क्या है? लमितीय एक्सरसाइज, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभी 9 मार्च को शुरू हो गया, 20 मार्च तक ये चलेगा। भारत और सेशल्स के बीच में होता है। इस बार ये 11वां एडिशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो सेशल्स में ही हो रहा है। और इसमें हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही है। हमारी जो आर्मी है, नेवल फोर्स है और जो वायु सेना है, तीनों। और इसमें आप देखोगे हमारी जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से असम रेजिमेंट के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना में जो हमारा C-130 परिवहन विमान है वो, और भारतीय नौसेना का INS त्रिकंद हिस्सा ले रहा है। लमितीय का मतलब होता है मित्रता। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, 2001 से हो रही है। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन जिस देश के साथ हम कर रहे हैं वहां भी आपको लेकर चलता हूं। ये रहा मैप में सेशल्स। कैपिटल विक्टोरिया होती है, करेंसी है सेशलॉइज रुपी, और प्रेसिडेंट है पैट्रिक हार्मेनी। अच्छा, सेशल्स से आपको कुछ याद आ रहा है? कल भी एक प्रश्न मैंने आपको सेशल्स से करवाया था कि विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया था। तो आंसर होगा सेशल्स ने ही। जैसे कि देखो, अगर बात करते हैं जामाता अभ्यास, ये भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ सिंगापुर में। और जैपड अभ्यास की बात करें, बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने हिस्सा लिया, रशिया में हुआ था, रशिया और बेलारूस के द्वारा। स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज बहुपक्षीय अभ्यास है, इजिप्ट ने आयोजन किया था, इजिप्ट में ही। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ, अलास्का में। और इंदिरा अभ्यास ये भारत रशिया के बीच में हुआ था। इसका जो आर्मी वाला एक्सरसाइज है वो हुआ था बीकानेर राजस्थान में। एक था अभ्यास जो कि नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत UAE के बीच में हुआ, अबू धाबी में। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में। उसके अलावा अब ये 2026 वाले हैं सारे, कि धर्मागार्जन अभ्यास अभी 7वां संस्करण हुआ था, भारत और जापान के बीच में हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया में। एक कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स की दक्षिणी वायुसेना कमान ने इसमें हिस्सा लिया था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में इसका आयोजन हुआ। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हिस्सा लिया था, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और USA के बीच में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट ये कहां पर स्थित है। तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत प्लांट ये लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्र महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित यह परियोजना गहरे समुद्र के ठंडे पानी और गर्म सतह के पानी के तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली और पीने योग्य पानी दोनों पैदा करेगी। इसका जो क्षमता होगा वो होगा लगभग 60 से 65 किलोवाट बिजली और 1 लाख लीटर से ज्यादा प्रतिदिन ताजे पानी का उत्पादन करना। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन काम कैसे करता है। तो ये एक तरह की क्लोज्ड साइकिल पद्धति है। तो इसमें जो समुद्र के सतह का जो पानी होता है वो गर्म होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेटर से गुजारते हैं। उस इवेपोरेटर में क्या होती है, अमोनिया जैसा वर्किंग फ्लूइड होता है, जो गर्म होने पर भाप में बदल जाता है। फिर वो गर्म भाप को हाई प्रेशर के साथ हम एक टरबाइन से गुजारते हैं, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगती है और उससे जुड़ा हुआ जनरेटर घूमता है, तो बिजली बनती है। अब जो अमोनिया भाप बन गई थी और टरबाइन को घुमा करके निकल गई थी, अब उस भाप को हम कंडेंस कर देंगे, मतलब उसको ठंडी कर देंगे। ठंडी करने के लिए हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई में जो ठंडा पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो उस भाप को कंडेंस कर देता है। मतलब जो भाप थी वो वापस लिक्विड में बदल जाती है। अब हमारे पास वापस से लिक्विड अमोनिया आ गया। अब इस लिक्विड अमोनिया को हम फिर से भाप बनाएंगे। कैसे? समुद्र के सतह के गर्म पानी को इस्तेमाल करके फिर से वो भाप बनेगा, उसे हाई प्रेशर के साथ टरबाइन में डालेंगे, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा और बिजली बनती रहेगी। फिर वो भाप को फिर से कंडेंस कर देंगे हम गहरे समुद्र के ठंडे पानी का इस्तेमाल करके, और इस तरह से ये चक्र क्लोज रूप में चलता रहेगा और इस तरह से बिजली बनती रहेगी। तो इस तरह से काम करता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो याद रखना कि ओशन
थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित ये देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट है, जो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लक्षद्वीप में। यही हमारा प्रश्न था। अब पहले मैं आपको लक्षद्वीप ले चलता हूं, जो कि आप देखोगे 36 द्वीपों से मिलकर के बना ये एक द्वीप समूह है, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। कैपिटल इसकी कवरत्ती हो गई। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। अब एनर्जी से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। आपको याद है, महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा चाइना। 27वीं नवरत्न कंपनी अभी बनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, यह असम में है। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया और वारे एनर्जीज कंपनी है, और ये आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के रंबिल्ली में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस होता है 26 जनवरी को। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस होता है 20 अगस्त को। भारत में हर साल हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जो आया था, उसमें भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बन गए? तो आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम। तो केवी सुब्रमण्यम यह भी शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। और केवी सुब्रमण्यम की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक ये भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। उससे पहले वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां पे भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आंसर करना वी अनंत नागेश्वरन है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो अभी भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो उर्जित पटेल है। साथ में आपको ये भी बता दूं करंट का। और इस पुरस्कार की बात करें तो 1941 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और इस पुरस्कार के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्यों मिला इनको? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में वैश्विक प्रभाव और भारत के लिए आर्थिक कार्यों के लिए दिया गया। कुछ समय पहले इनकी एक बुक आई थी, इंडिया @100। केवी सुब्रमण्यम ने ही उस बुक को लिखा है। अच्छा, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय का नाम याद रखना, अमर्त्य सेन है। देखो, कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 अभी दिया गया था मैत्रेयी पुष्पा को, जबकि इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 मिला था अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओहरे किसान के लिए। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। जेसी डेनियल पुरस्कार अभी अभिनेत्री शारदा को मिला, केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, मलयालम सिनेमा में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, शुभांशु शुक्ला को दिया गया। कीर्ति चक्र यह भी 3 जनों को मिला था, मेजर अर्शदीप को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यरूशलेम में इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान अभी दिया गया था, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल कहते हैं उसको। ये सम्मान पाने वाले वो दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में होगा इस बार। और एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ है, जिसके संस्थापक है सफीना हुसैन, इनको अभी 2026 का टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था, और ये एनजीओ राजस्थान का, याद रखना। और अभी एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? डॉक्टर कृति कारंत। ठीक है, तो ये सारे नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। आईबीएम ने, याद रखेंगे, भारत के बेंगलुरु में अपना पहला संगम नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इसे व्यवसायों को एआई को तेजी से अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। संगम का मतलब होता है मिलन या एक साथ आना। तो यह केंद्र कंपनियों को एआई संचालित, सुरक्षित और आधुनिक आईटी सिस्टम बनाने, परीक्षण करने और उनका विस्तार करने की सुविधा देता है। अच्छा, इस कंपनी की अगर बात करते हैं आईबीएम की, तो आईबीएम का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना होती है 1911 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और सीईओ है अरविंद कृष्णा। इसका निकनेम एक बार एग्जाम में आया था, बिग ब्लू के नाम से जानते हैं इसको। और नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एक एआई मॉडल सूर्य को लॉन्च किया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना।
और प्रश्न क्या था कि इसने भारत में कहाँ पे अपना पहला संगम नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 13 साल। हमने कल भी पढ़ा था कि कर्नाटक ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की अभी घोषणा की है, और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश ने भी ये सेम घोषणा कर दी है। लेकिन अंतर याद रखना, कर्नाटक ने 16 वर्ष आयु को चुना है और आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष आयु को चुना है। मतलब इतने वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य वो सेम ही है जो हम सबके घरों में है, स्थिति ज्यादातर घरों में, कि बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत लग जाती है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और स्क्रीन एडिक्शन को रोकना। 2.5-3 साल तक के बच्चे समझने लग जाते हैं पता नहीं क्या, कार और डुशुम टुशुम टुचुक टुचुक टुचुक, पता नहीं क्या मजा आता है देखने में उनको। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। वैसे कल भी मैंने आपको रिवाइज कराई थी ये शीट, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया था, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। और एक ये प्रश्न मैंने अलग से बताया था कि ऑस्ट्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र की जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए बुर्का और हिजाब पर बैन लगा दिया था। न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। फ्रांस ने 15 साल, इन्होंने 15 साल उम्र को चुना है सोशल मीडिया को बैन करने के लिए। बाकी स्पेन ने भी 16 वर्ष चुना, इंडोनेशिया ने भी 16 वर्ष, और कर्नाटक हमने पढ़ी लिया 16 वर्ष। सबका 16 वर्ष है, बस ये फ्रांस अलग है 15 साल, और आज जो हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश वो 13 वर्ष, ये ध्यान रख लेना। बाकी आंध्र प्रदेश भी ले चलता हूँ मैं आपको। ये रहा मैं अपने आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, अमरावती। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। राज के पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उगादी फेस्टिवल है, डेक्कन फेस्टिवल है, क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी हो गया, और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पर, पुलिकट लेक मिलेगी, कोल्लावरू लेक आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ और प्रश्न देखें। आपको याद होगा दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ था पिछले साल विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था विशाखापत्तनम में। और 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में। सॉरी, अभी होगा 2026 में होगा ये, पिछला साल वाला तो पूरी उड़ीसा में हुआ था। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ शुरू किया, और इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना? तो मुंबई और विशाखापत्तनम को। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथा औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र या आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की। इससे पहले भारत में 2 केंद्र मिलेंगे, मुंबई और तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार की जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए प्रोत्साहन देगी। कितना? 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया? तो आंसर होगा मोज्तबा खामेनेई। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो वहां का जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई वो मारे गए थे। और उसके बाद क्योंकि जो सुप्रीम लीडर का जो पद होता है वो खाली नहीं रह सकता, तो इंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया था। अयातुल्ला अली रेजा राफी उनका नाम था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पर अभी मोज्तबा खामेनेई, इनको ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। फाइनली अब ये परमानेंट यहाँ के सुप्रीम लीडर होंगे। और ये है कौन? तो जो पहले वाले सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, जिनका भी निधन हुआ, ये उन्हीं के दूसरे पुत्र हैं, बेटे हैं। नाम है मोज्तबा खामेनेई। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी अमेरिका ने जो हमला किया था जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर मारे गए थे, तो वो हमला किस ऑपरेशन के अंतर्गत अमेरिका ने चलाया था? मतलब मैं तीनों बता देता हूँ। ईरान ने जो हमला किया, अमेरिका ने और जो इसराइल ने, तीनों ने जो हमले किए वो किस ऑपरेशन के अंतर्गत किए? तो इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन लायन रॉर। अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और बदले में ईरान ने इनके खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया उसको नाम दिया था ऑपरेशन फतह ए खैबर। तीनों देशों के मैंने आपको बता दिए। ईरान भी मैं लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल। यहाँ पे चाबहार बंदरगाह मिलेगा,
और इसमें जो एक शाहिद बेहस्ती पोर्ट है जिसको भारत ने लीज पे ले लिया, ये भी ध्यान रखना। और दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल है यहाँ पर। कुछ प्रश्न देखें यहाँ से। तो पिछले साल हमने बात करी थी, इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर जो हमला किया था, तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और अभी जो चलाया वो हमने क्या पढ़ा था, इसी से मिलता जुलता है, ऑपरेशन लायन रॉर। तो एग्जाम में ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर बदले में ईरान ने जो इसराइल पे हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये पिछले साल वाला है। और हमने जो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन सिंधु। और अमेरिका ने भी फिर पिछले साल ही ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला कर दिया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। मतलब चलती रहती है इनके बीच में लड़ाई। अब तो ये वाला पॉइंट ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ईरान में जब सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन चल रहा था तो वहां पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया था उसको क्या नाम दिया था, ऑपरेशन स्वदेश नाम दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 1965 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए केजी जॉर्ज को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर होगा वीर चक्र। तो वीर चक्र से सम्मानित और 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक केजी जॉर्ज का अभी केरल में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दूं इनका जन्म 1931 में केरल में हुआ था। वे भारतीय सेना के सिग्नल कोर के पूर्व सैनिक रहे थे और उन्हें 1965 के युद्ध के दौरान वागा सेक्टर में दुश्मन की गोलीबारी के बीच संचार लाइनें बहाल करने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र आप जानते हो भारत का तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। और केजी जॉर्ज, ये मैंने आपको बताया भारतीय सेना के सिग्नल कोर में इन्होंने सेवा की थी। ये एक विशेष इकाई है, एक स्पेशल यूनिट होती है जो सशस्त्र बलों के भीतर संचार नेटवर्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती है, कम्युनिकेशन मेंटेन करने का ये काम करती है। और सिग्नल कोर की स्थापना भी आपको बता दूं 15 फरवरी 1911 में हुई थी और इसने भारतीय सेना की संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी में ये काम करते थे, वीर चक्र मिला था इनको। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, वो किसे दिया गया था? तो आपको पता है, शुभांशु शुक्ला को। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं, एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत गए थे। चलो कुछ और निधन वाले प्रश्न आपको रिवाइज करवाएं। अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनका निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में, महाराष्ट्र से थे। पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल, ये हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से। और पिछले साल ही 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, निधन हो गया। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और याद रखना अभी 2024 में ही संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, उनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में वो जाने जाते थे। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे, बंगाल के चाणक्य के रूप में उनको जाना जाता था। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में उनको जाना जाता था, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम नृत्य का संबंध किससे है? तो आंसर होगा डोंबिवली। तो अभी 8 मार्च को जब हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया तो उसी मौके पर डोंबिवली महाराष्ट्र के श्री संत सावलाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9111 महिलाओं और छात्राओं ने एक साथ पारंपरिक लेजिम नृत्य करके गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस 5.5 मिनट के प्रदर्शन ने 2004 का जो 7338 प्रतिभागियों का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया। यह आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया था। तो सिंपल सा यहाँ से आप क्या याद रखें, यही प्रश्न बन सकता है कि लोजिम नृत्य का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। वैसे मैं आपको महाराष्ट्र भी ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई हो गई है, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और 2 डेप्यूटी सीएम है यहाँ पे, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। और अभी नए गवर्नर बन गए, ये याद रखना, जिष्णु देव वर्मा इनका नाम है, महाराष्ट्र के अब ये नए गवर्नर हैं। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो अभी याद है भारतीय नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक हुई थी मुंबई में,
उसके अलावा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सोंदाला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया। राष्ट्र आरोग्य मेला 2026 अभी महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के शेगांव में हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला वाला कहां पर है, खारगव, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। लार्सन एंड टुब्रो महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत का पहला लिगो लिगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करेगा, जो कि एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। और अभी 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, जो वसई में है, उसने 2025 का प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन इस साल मुंबई में होगा। दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसको नाम दिया सक्षम, यह भी शुरू हुई मुंबई में। और हट्टी रिसाला उत्सव भी अभी हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र के जलाना शहर में मनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसी साल के महाराष्ट्र से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो फार्मूला 1 रेस है उसको किसने जीत लिया? ये साल की पहली फार्मूला 1 रेस है, याद रखना। जिस तरह से आप टेनिस में पढ़ते हो ना, ग्रैंड स्लैम में पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसी तरह से फार्मूला 1 रेस की ये पहली होती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। तो इसको जीत लिया भैया जॉर्ज रसेल ने। ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? मर्सिडीज के ड्राइवर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ आपको डेली मिली जाती है, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आप लगाते रहें। डेली मॉक टेस्ट आपको मिलता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2026 को जीता है भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के। फिर पूछा, अभी विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को किस देश ने मंजूरी दे दी है? जापान। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, और 67,800 ईयर पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज अभी हुई है इंडोनेशिया में। और भारत के इंटरनेशनल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड जो श्रीलंकाई रुपया है, उसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा श्रीलंका। कर्नाटक सरकार ने कितनी कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? 16 वर्ष। और किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया? यह असम का है। सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किए? जीका। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 176। और आखिरी प्रश्न था कि प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक HK दुआ का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो आंसर होगा 1998। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।